आज की क्लास में हम मॉडल पेपर नंबर 2, जो आपके सामने मॉडल पेपर नंबर 2 है आपके पास में, आपने सोल्व कर लिया होगा, उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं और उसके हर एक क्वेश्चन को देखते हैं कि उसका आंसर क्या था और आपने किस तरह से उसका सॉल्यूशन किया था। देखिए, और उसके बाद में अपने आंसर शीट में अगर कोई चेंजेस होंगे तो वो भी आप उस चेक कर लेना। और अगर आपने कोई आंसर शीट में कुछ और था और आपका सही था और मैंने भी आपको वही आंसर किया तो उसको भी चेंज करके अपना स्कोर बढ़ा लेना। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपको सबको पता है डिफरेंट फिगर का है, तो इन सब में सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें डिफरेंट कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए सर, सबसे डिफरेंट कौन है। देखो सर, देखने से पता चल रहा है कि जो आपके पास में ए बी सी डी चारों जो आपकी डायग्राम्स है या फिगर्स हैं जो वो डिफरेंट है। तो फिर सर कैसे, तो किसी तरह से एक सिमिलर करें। हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 इसके पास में 4 साइड से 1 2 3 4 साइड से 1 2 3 4 और 5 लाइन है इसके पास में 1 2 3 4। सर ऑप्शन नंबर सी को टिक कर सकते हैं क्योंकि इसके पास में 5 लाइन है और बाकी सबके पास में 4 लाइन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में डिफरेंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देख रहे हैं तो सर हमें देखने से पता चल रहा है कि बी सी और डी तीनों के अंदर की तरफ एक और डायग्राम बना हुआ, एक और फिगर है, यानी इनसाइड और आउटसाइड दोनों। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में इनसाइड कुछ भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से राइट आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो सर क्वेश्चन नंबर 3 का अगर हम बात करें तो यहाँ से देखें कि सर कौन सा डिफरेंट करें। हम देख रहे हैं कि सर ए बी सी डी चारों के पास में आउटसाइड और इनसाइड दोनों फिगर्स है, तो हमें ऐसे तो हम किसी को डिफरेंट कर ही नहीं सकते। तो फिर सर क्या कोई दूसरा इसमें मेथड है कि क्या किसी और तरह से इसमें डिफरेंट कर सके। चलिए सर देखते हैं इसमें कैसे डिफरेंट कर सकते हैं। सर एक तरह से और दिखाई दे रहा है हमें कि इसके अंदर जो ऑप्शन नंबर ए की तरफ देखिएगा, यहाँ जो अंदर की तरफ जो डायग्राम बना हुआ है, फिगर बनी हुई है, वो इसके एकदम कोने की तरफ है। इसमें सेंटर है, इसमें सर कोने की तरफ है, यानी कि एक साइड की तरफ है और एक साइड की तरफ है। तो सर ऑप्शन नंबर बी इन सबसे क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर सेंटर में है और बाकी सब में क्या एक साइड में है, थोड़ी सी साइड हटके, सेंटर में नहीं, बीच में नहीं है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में आपकी बीच में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के देखिए सर, देखने से पता नहीं चल रहा तो हो सकता है साइड का हो, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 वन, इसके पास में कितनी है, 7 साइड लिख लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 साइड है। 1 2 3 4 5 6 है। 1 2 3 4 5 6 सर ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, भिन्न आकृति मानी जाएगी, क्योंकि इसके पास में 7 साइड है, बाकी सबके पास में बी सी और डी के पास में 6 साइड से है। क्वेश्चन नंबर 5 की देखिए सर, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सर, सेम फिगर है, एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली द सेम एज द क्वेश्चन, यानी कि एकदम से बिल्कुल सदृश हो, जैसा आपने समान आकृति या सेम फिगर आपने पढ़ा होगा, यानी कि एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए, एकदम से कुछ भी उसके अंदर डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। सर सेम फिगर देखना है, समान आकृति, देखो सर समान आकृति आप कह सकते हो कि सर इजी चैप्टर है, जहां पर हमें केवल सेम फिगर देखना होता, तो किसी भी एक पॉइंट को ले लें, इसको ले लें, सर ये नहीं हो सकता, इसकी पॉसिबिलिटी है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो सर ऑप्शन नंबर बी एक ही है आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। सर 6 में देखते हैं, किसी भी एक पॉइंट को लेके चल लीजिए, सर इसका जैसा डिट्टो सेम होना चाहिए, तो चलो सर इसको देखते हैं, ये भी इसमें मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा, इसमें नहीं मिलेगा, इसमें मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ इसको लेके चलते हैं, इसमें नहीं है, इसको कट कर दीजिए, इसमें है, ठीक है, ये तो पहले से ही कट है और इसमें भी हो सकता है, तो दो ऑप्शन अभी हमारे पास में, इसको देखते हैं यहाँ पर, लेकिन सर यहाँ कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता ना इधर वाला, तो सर ऑप्शन नंबर बी भी आपका कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सदृश एग्जैक्टली सेम कौन सा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, प्रश्न संख्या 7 देखिए सर, यहाँ एग्जैक्टली सेम, तो सबसे पहले इसको देखते हैं, इसके पास में भी है, इसके पास में भी है, इसके पास में भी, इसके पास में भी, ठीक है। सर ये वाले देखते हैं, बीच वाली, सर ये इसके पास में, ठीक है, हो सकता है, लेकिन सर ये एरो कहाँ से आ गई, एरो तो है ही नहीं ना, इसको कट कर दीजिए, ये नहीं सर, ये डॉट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा सर, ये चल सकता है, ठीक है। अभी आपके पास में दो ऑप्शन है, ए और डी, डिफरेंट करते हैं सर, ये वाला, अरे सर ये क्या कर दिया यहाँ पर, ये नहीं चलेगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसे कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, इसे क्या कहते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, याद रखिएगा, मैं जो अभी यूज कर रहा हूँ उसे ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, यानी कि ऑप्शन को हटाना, ऑप्शन को हटाना, हम एक एक ऑप्शन हटाते जाएंगे तो लास्ट में हमारे पास में एक सही आंसर अपने आप से ही रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, देखो सर यहां से अगर आप देखना चाहो तो आप कह सकते हो कि सबसे पहले सेम देखते हैं, ये आपका एक ट्राइंगल देख लेते हैं, किसी भी एक पॉइंट को लेके चल लो, नहीं सर ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये रे सर ये कैसे हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन आपके साथ में हो रहे हैं। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका कौन सा पार्ट आ गया, ये आपका, आपको जगह खाली चल रही है, मतलब फिगर कंप्लीशन है, जिसे आप पैटर्न कंप्लीशन भी कहते हो। चलिए सर इसमें पैटर्न कंप्लीशन, कौन सा पैटर्न काम कर रहा है,
सर ये ब्लैक, ये ब्लैक, ये व्हाइट, ये व्हाइट, तो ये ब्लैक तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, एक तो क्रॉस बनेगा बीच में, ठीक है, और ये वाला क्रॉस ब्लैक होना चाहिए। इसके पास में ब्लैक है नीचे की तरफ, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये भी कट और ये भी कट, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए सर, प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है, सर हमें लग रहा है कि ऐसा कुछ इधर बनना चाहिए और एक लाइन ऐसे इधर से टच होनी चाहिए और एक आपकी यहाँ होनी चाहिए। चलिए सर ऐसा कुछ फाइंड आउट करो। सबसे पहले तो यहाँ ये वाला देखो कि सर ऐसा कुछ ऐसा बनना चाहिए, क्या सर ऐसा बन रहा है इसके अंदर, नहीं नहीं सर ये कहाँ लाइन है, नहीं हो सकता। सर इसमें तो यहाँ कुछ बनना चाहिए था, नहीं है, इसमें हो सकता पॉसिबिलिटी, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। सर फिर ये दोनों लाइन होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, ठीक है, इसमें तो ये लाइन ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी कट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो सर, इसमें तो कितना आसान क्वेश्चन है, केवल और केवल आपको एक क्रॉस चाहिए, सर क्रॉस नहीं है, इसके पास में नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, इजी क्वेश्चन है ना, बहुत आसान, जिसे आप कह सकते हो ना कि सर एकदम से आसान क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, जहां पर आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरी नहीं है। अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की हुई, पहले से अच्छे पढ़े हुए हो, तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। देखिए सर यहाँ क्या करना है, सर यहाँ पर एक ऐसा राउंड देखना है, यहाँ पर क्या करना है, ऐसा राउंड, नहीं सर इस तरफ नहीं चाहिए, इधर भी नहीं चाहिए, इधर भी नहीं चाहिए, सर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, प्रश्न संख्या 13, सर आपको सीरीज कंप्लीट हो रही है, बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, क्वेश्चन देखते पता हो जाना चाहिए कि सर यहाँ पर सीरीज या एक श्रृंखला चल रही है। देखिए सर सीरीज कौन सी चल रही है, इसमें पहले इसके अंदर देखो सर, यहाँ पर 3 था, 2 1 और 2 1 0, अच्छा यानी कि ये 0 बन गया। नेक्स्ट सर ये वाला 0 बन गया। हाँ सर चेंज क्या हो रहा है, पहले ये 0 था, फिर आपका ये वाला 0, अब क्या होगा सर, अब इसको 0 बना दो, यानी कि चारों 0 0 0 हो जाएंगे, तो सर वो कौन सा है, वो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि पहले ये 0 फिर ये और फिर अब सभी 0 हो जाएंगे। इसमें देखिए सर यहाँ पर आपके पास में प्लस है, इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस है, इसका मीन्स कि अंदर की तरफ तो सर सब में प्लस ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर 3 साइड से, यहाँ पर 4 साइड से, यहाँ पर 5 साइड से, तो यहाँ पर कितनी आएगी 6 साइड्स, 6 साइड है, लेकिन सर अंदर की तरफ क्रॉस है, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता सर आपका साइड भी 6 है और अंदर आपका प्लस का साइन भी बना हुआ है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15, क्या हो रहा है सर, हमें लग रहा है रोटेट हो रहा है, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसके बाद में ये यहाँ पे आ गया, तो ये इस बार कहाँ आ जाएगा सर, इस जगह पे आएगा, तो सर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा 15 का, तो 15 का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का देखिए, प्रश्न संख्या 16, हो सकता है कि आपके पेपर में थोड़ा बहुत कोई चेंजेस हो, ध्यान देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 की अगर हम बात करें तो सर सबसे इसके अंदर क्या चेंजेस हो रहा है, सर ये यहाँ से यहाँ पर चला गया, ठीक है, नेक्स्ट ये सर्कल आपका इधर आ गया, दैट मीन सर्कल जो है आपका, जो राउंड है या जो सर्कल है, वो इस बार कहाँ आएगा सर, इस जगह पे आएगा, पहला पॉइंट तो ये सर, इसमें यहाँ पर है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता, सर दो ऑप्शन आपके पास में ए और डी। ठीक, अब लाइन के बारे में डिस्कस करते हैं। लाइन यहाँ से यहाँ देखो, लाइन आपकी एंटी क्लॉकवाइज, लाइन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में, और सर्कल आपका घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है, ये आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है, इसके बाद में ये इस जगह पे आ गई, ठीक है, तो इस बार ये लाइन यहाँ पर आएगी, तो जब एंटी क्लॉकवाइज इसको देखेंगे तो ये लाइन यहाँ आनी चाहिए, तो सर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, तो 16 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। ये क्या आ गया सर, एनालॉजी आ गई, सादृश्यता जिसे कहते हैं, दैट मींस कि इन दो में जो रिलेशन होगा वही आपके इन नेक्स्ट टू में आपका रिलेशन माना जाएगा। चलिए सर यहाँ देखते हैं, सबसे पहले क्या चेंज हो रहा है कि सर यहाँ पर एक अंदर की तरफ सर्कल था और बाहर की तरफ एक 6 साइड्स का एक 6 साइड्स, ठीक है, तो फिर चेंज क्या हुआ कि सर्कल तो चला गया बाहर, देखो सर्कल तो बाहर आ गया और अंदर आउटसाइड वाला इनसाइड, दैट मींस इनसाइड आउटसाइड और आउटसाइड इनसाइड हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर भी यही होगा कि ये बाहर चला जाएगा और ये आपका अंदर की तरफ पे चला जाएगा। देखिए सर इसका मींस कि बाहर कौन आना चाहिए, ये 6 साइड वाला आना चाहिए, हेक्सागोन, जिसे षटभुज वाला षटकोण कहते हैं, ठीक है, और अंदर की तरफ आपका ये आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। टच नहीं होंगे, यहाँ पर दोनों टच थे, यहाँ दोनों टच नहीं है, तो यहाँ पर भी टच नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए सर क्या चेंज हो रहा है, सर कुछ नहीं हो रहा है, ये रोटेट होकर नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये भी रोटेट होकर नीचे की तरफ आ जाएगा, तो ऐसा कुछ बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, प्रश्न संख्या 19, यहाँ क्या कह रहा है सर, इसके अंदर हो रहा है कि सर ऊपर की तरफ एक ट्राइंगल है, नीचे एक लाइन है, ठीक है, फिर यहाँ से चेंज क्या हुआ कि ये तो जो 3 साइड की थी ये तो 4 साइड्स की हो गई, और ये 1 लाइन की कितनी होगी 2 लाइन, और वो भी कहां पर है, नीचे की तरफ, और आप देख रहे हो रोटेट हो रहा है, ठीक है, या 4 साइड से, तो 4 साइड से साइड कितनी होगी 5, तो पहले तो ये देखो 5 साइड किसके पास में, इसके पास में और इसके पास में, तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी तो आपके कट हो जाएंगे, ठीक है।
अब ये वन लाइन है तो वन लाइन की लाइन कितनी होनी चाहिए, 2, इसमें तो सर वन लाइन है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को भी कट कर देंगे क्योंकि उसमें लाइन ओनली 1 है, जबकि हमें तो लाइन कितनी चाहिए थी सर, 2, क्योंकि यहाँ पर जब 2 लाइन है तो वहां भी 2 लाइन चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 प्रश्न संख्या 20 को देखिए सर क्या कह रहा है। यहाँ क्या हुआ कि सर ये जो सर्कल था वो कट हो गया, इसके 2 पार्ट्स हो गए। सर्कल को हमने बीच में से जब कट कर दिया तो हाफ सर्कल बन गया, सेमी सर्कल, अर्धवृत्त बन गया और अर्धवृत्त बनकर दोनों टच हो गए। ठीक है, जो ऐसे ये ऐसे कट हुए ना, तो एक ऊपर वाला तो एक तो वैसे ही था और नीचे वाला भी रोटेट होकर ऐसे आ गया। ठीक है, जब इसको कट करेंगे तो आपको पता है कि ऐसे बनेगा और इन दोनों को फिर ऐसे अगर रख देंगे तो इस तरह से आपके दिखाई देंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसके अंदर दोनों की तरफ इस तरह से कट कर ओके इस तरह का बनेगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 सर देखने से पता चल रहा है ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन है, ज्यामितीय आकृति पूर्ति है, यानी कि एक भाग छोटा सा कटा हुआ है, उसको हमें फाइंड आउट करना है कि वो कहाँ है। देखो सर, हमें सबसे पहले इसमें तो बहुत आसानी से पता कर सकते हैं कि सर ऐसा कुछ डायग्राम देख लो। सर क्या ये पॉसिबल है? नहीं सर, कैसे पॉसिबल है? इसकी थोड़ी थोड़ी पॉसिबिलिटी है। नहीं सर, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, इसके भी यहाँ से पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमने ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से बहुत जल्दी से इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया है। यहाँ भी कुछ ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। सबसे पहले ऐसा कुछ यहाँ से देखिएगा सर, अरे नहीं सर ये नहीं हो सकता, कट करो, ये पॉसिबिलिटी है सर इसकी थोड़ी थोड़ी, है ना, इसकी, अरे सर इसकी पॉसिबिलिटी तो कैसे नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी भी है सर, लेकिन आगे बढ़कर पॉसिबिलिटी नहीं सर, यहां जाकर पॉसिबिलिटी इसकी खत्म हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। तो 22 का ऑप्शन नंबर बी सही है। 23 का देखिए सर, यहां से चेक करते हैं कि सर यहां तक ठीक है, नहीं सर ये नहीं हो सकता, नहीं सर ये हो सकता है लेकिन आगे जाके ऐसा नहीं है सर, नहीं सर यहां से ऐसा बनना चाहिए था, ऐसी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी कट कर दीजिए। ये तो ठीक है, यहां तक भी ठीक है, पॉसिबिलिटी है, अरे सर इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी कट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 24 का देखिए, 24 में सर यहाँ से ऐसी है, ठीक है, यहाँ भी ठीक है, अरे सर ये नहीं हो सकता, यहाँ की इसने पॉसिबिलिटी खत्म कर दी, इसकी भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर सर ऐसा थोड़ी है, नहीं है ना ऐसा, यहाँ तो ऐसा है। ऑप्शन नंबर सी कट कर दीजिए, इसको ऐसा बढ़ाते हैं, इधर 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 इधर, सर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 सर मिरर दिखाई दे रहा है, दर्पण प्रतिबिंब आ चुका है 6 का, अरे सर देखने से पता चल रहा है, क्या यही 6 होगा, क्या ये हो सकता है? अरे नहीं सर, इसमें जो लाइन से अंदर की तरफ लाइन देखो, सब हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज है, जबकि इसमें वर्टिकल है, तो यहाँ भी वर्टिकल है, तो यहाँ भी क्या आएगी सर, वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर ही आएगी लाइन, क्योंकि इसके अंदर लाइन ऐसे है ना, तो यहाँ भी लाइन ऐसे है, लेकिन इसके अंदर तो 6 के अंदर की लाइन हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज है, तो हमें क्षैतिज तो चाहिए ही नहीं, हमें तो क्या चाहिए सर, हॉरिजॉन्टल, क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टल या ऊर्ध्वाधर होनी चाहिए। चलिए सर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 सर हमें क्लॉक टाइम बता रही है, तो हम मान के चले कि सर ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है, ये नहीं हो सकता, ये सर, अरे सर ये स्मॉल वाली कैसे हो सकती है, या तो ये मिनट वाली है ना, मिनट एंड है ना, क्योंकि बड़ी है, नहीं ये नहीं हो सकता, तो ये रहा सर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 27 देखिए, 27 की अगर आप बात करो तो सर 27 में सर जब ये यहाँ आ रहा है तो ये वापस से यहाँ से स्टार्ट होगा ऐसे, तो यहाँ पर आपके सबसे पहले ऐसा होना चाहिए, सर यहाँ है क्या, नहीं है, ये नहीं है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो बी और ए को कट कर दीजिए। उसके बाद में सर ये यहाँ पर ब्लैक है तो यहाँ ब्लैक आएगा, इसमें यहाँ पर व्हाइट है तो डी काट दीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 28 देखिए, प्रश्न संख्या 28 क्या कह रहा है, सर इसमें ऐसा है तो इसमें ऐसा बनेगा और यहाँ के ऐसा ब्लैक बनेगा, ये ब्लैक इसके अंदर है, बाकी किसी में ऐसा है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 प्रश्न संख्या 29 को देखिए, सर पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग है, ठीक है, ये जब वापस से इधर ओपन होगा तो आपको लग रहा है ना कि यहाँ मिरर बनेगा, तो यहाँ मिरर बनेगा तो एक बॉक्स यहाँ बनेगा, एक बॉक्स यहाँ बनेगा, फिर ये इधर पे पेज ओपन होगा तो यहाँ मिरर लगेगा, जब यहाँ मिरर लगा तो ये बॉक्स यहाँ, ये बॉक्स यहाँ, और इधर कोने वाले बॉक्स कहाँ जाएंगे, इस जगह पे आ जाएंगे। देखो सर क्या ये ऐसा बना, नहीं सर ऐसा कहाँ है, ये भी नहीं है, हाँ ये ठीक है सर, ये कुछ कुछ ठीक ठाक बन रहा है, हमें जब इसको 4 पार्ट में कट करेंगे तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसका इसके जैसा ही दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 प्रश्न संख्या 30 को देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 की अगर आप बात कर रहे हो प्रश्न संख्या 30 की, तो आप कहोगे कि सर ये सबसे पहले इधर वापस से ओपन होगा तो यहाँ बनेंगे, तो ये जब यहाँ बनेगा तो ये इस तरह से जाएगा ना, ठीक है, और जब वापस से यहाँ से इधर ओपन होगा इस तरफ तो ये कहाँ आ जाएगा, ऐसे आपका मिरर लगेगा और ये इस तरह से बनेगा, ये ठीक है और ये भी ठीक है, ये नहीं है सर, नीचे की तरफ नहीं है, ऐसा ठीक है लेकिन ये गलत है और नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर माना जाएगा।
थोड़ी सी इसकी पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, कागज काटना तथा मोड़ने की अच्छी प्रैक्टिस कीजिएगा ना। यहाँ देखिए तो सर जब ये आपका रोटेट हो रहा है तो आपको क्या लगता है कि ये जब यहाँ से रोटेट होकर यहाँ तक ही तो आएंगे ना पेज। अरे जब यहाँ से अगर अगर आप कोने की तरफ से मोड़ोगे तो पेज यहाँ तक फोल्ड होंगे, ठीक है। अब जब ये पेज वापस ओपन होगा तो पहले तो यहाँ ओपन होगा, तो यहाँ पर ओपन होगा तो ये सर्कल कहाँ आ जाएगा, इस जगह पे, ठीक है। उसके बाद में ये आपको पता है कि ट्राइंगल वाले ये कोने की तरफ से यहाँ से मुड़े थे ना, अब इनको वापस ओपन करना होगा। अरे जब इनको वापस तो ओपन करेंगे ना, आपने अगर कोने की तरफ से अगर किसी को मोड़ रहे हो, अगर आप किसी को कोने की तरफ से मोड़ रहे हो तो कोने तो वापस ओपन तो करना ही होगा ना। और जब ओपन करोगे तो आपको क्या लगता है कि ये सर्कल वापस यहाँ नहीं जाएगा और ये सर्कल यहाँ नहीं जाएगा, जाएगा सर। इसलिए आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ बच्चे यहाँ पर ए बी या डी में फंस गए होंगे, लेकिन सर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए सर क्वेश्चन नंबर 32 प्रश्न संख्या 32 को देखिए। देखो सर जब भी पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग कागज काटना तथा मोड़ना करो तो एक ही ध्यान रखना है कि पेपर कैसे फोल्ड हो रहा है। इसकी प्रैक्टिस अच्छी कैसे होगी, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे तब। और आपकी गाइड बुक में 150 क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको 2-3 बार सोल्व कर लेना, आपकी और अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो सर जब पेज यहाँ से आपने फोल्ड किया था तो वापस पेज तो सबसे पहले यही ओपन होगा, तो जब पेज वापस अगर इधर ओपन करोगे तो ये डॉट कहाँ चला जाएगा, इस जगह पे। अब पेज पूरा इधर ओपन होगा तो ये तो यहाँ आएगा और ये कहाँ जाएगा, इस जगह पे। तो ऐसा आपके पास में कोई डायग्राम बनना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर ही हो जाएगा, क्योंकि यही आपका वो डायग्राम रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 आपको लग रहा है कि सर ये तो पैटर्न आपको विजुअल वो जो स्पेस विजुअलाइजेशन है, यानी इन सबको क्या करना है, एक जगह पे फिगर मेकिंग है, आकृति निर्माण है। देखो सर इसको नंबरिंग दे देते हैं 1 2 और 3, ठीक है। सर सबसे पहले एक काम करो, इसका देखो सर ये तो ठीक ठाक है, लेकिन सर ये आपके डायग्राम कहाँ से लेकर आओगे, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा कहीं भी मिलेगा नहीं सर, नहीं मिलेगा। कट करो, एलिमिनेशन। सर इसमें तो 4 है, 4 तो हमारे पास है ही नहीं, कट करो। चलिए सर इसमें देखते हैं। सर इसकी कुछ हद तक हमें पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, लेकिन सर ये आपको ये क्या लगता है, ये कहीं मिलेगा, ये मिलेगा क्या, देखते हैं, पता नहीं सर। लेकिन सर क्या ये मिलेगा इतना छोटा सा, नहीं सर, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो सर क्या ये 90 डिग्री वाला हो जाएगा, हाँ सर ये हो जाएगा आपका। एक तो ये मिल जाएगा, एक आपको ये मिल जाएगा, ये आपको बड़ा वाला देखो ये रहा 2 नंबर, तो आपको ये रहा, मैं नंबरिंग लगा के दिखाता हूँ ना, नंबरिंग लगा के देखो, नंबरिंग लगा दिया करो, ये 2 नंबर है, ठीक है। ये आपका 1 और ये आपका कितना है 3। आपको ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा घूम जाएगा। अगर मैं इसी को भी जैसे अभी देखो मैं आपके पास में ऐसा बनाता हूँ, ठीक है, इसके ऊपर बनाता हूँ, इसके ऊपर ऊपर बनाता हूँ, ड्रॉ करता हूँ और फिर इसको मैं रोटेट करता हूँ, देखना ये ऐसे बनाया, इसको ऐसा बनाया, ऐसा बनाया, ठीक है। ये 3 नंबर है, 3 नंबर छोड़ते हैं एक बार, इसको मैं रोटेट करता हूँ, ठीक है। देखिएगा इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ, इसको जब रोटेट करूंगा तब आप देखिएगा कि आपको ये इसका जैसा ही दिखाई देगा। ये देखो जब इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे ना तो एग्जैक्ट इसके जैसा दिखाई देगा। ये छोटा है, जब इसको मैं बड़ा कर दूंगा तो यहाँ से ये इसके जैसा ही निकल के आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि सर ये ऑप्शन नंबर 3 ही आपका राइट आंसर। चलिए सर क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 प्रश्न संख्या 34। देखो ऐसे नंबर में आप नंबरिंग लगा दिया करो ना, 1 2 एंड 3, ठीक है। क्या सर ऐसा कोई डायग्राम है जो है नहीं, पहले उसको एलिमिनेट करो ना, जो नहीं हो सकता उसे एलिमिनेशन करो, एलिमिनेशन मेथड बहुत जरूरी है। क्या सर ऐसा कुछ बनेगा, नहीं बनेगा, हटाओ। सर ये पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं सर, ऐसा कहाँ पॉसिबिलिटी, ऐसा नंबर ऐसा वाला डायग्राम कहाँ से लेकर आओगे, नहीं है ना। तो जो पॉसिबिलिटी है उसे एलिमिनेशन करो। अगर आपने एलिमिनेशन मेथड सीख लिया, अगर आप एलिमिनेट कर लेते हो किसी क्वेश्चंस को, तो आप बहुत जल्दी उसके आंसर्स फाइंड आउट कर लोगे, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड आना बहुत जरूरी है। चलिए सर ये तो है एक नंबर, ये रहा 1, ये आपका 2 और नहीं ये आपका 3 और ये आपका 2। ये लो सर ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसमें मैंने सी पे टिक नहीं लगाया ना, इस पे लगा देते हैं सर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। 35 देखिए प्रश्न संख्या 35। यहाँ पर अगर आप देखना चाहो तो सर क्या करोगे, देखो सर इसमें 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब देखो सर इसमें हम क्वेश्चन में सोचते स्टार्ट करते हैं ना। देखो सर ये 1 तो आपका ये रहा, ठीक है, ओके। ये अंदर की तरफ 3 आपका ये रहा, और ये देखो छोटा सा ट्राइंगल तो है, ये आपका 4 रहा, और ये ऐसा देखो ऐसा कट लगा के ऐसा कुछ अंदर की तरफ हो जाएगा, तो ये आपका कौन सा रहा सर 2। सर बाकी किसी में आपको दिखाई नहीं दे रहा कि ऐसा कुछ है ही नहीं, कहीं नहीं है ना ऐसा, क्योंकि 1 ही नहीं मिल रहा तो बाकी क्या मिलेगा, तो बी सी और डी को एलिमिनेट कर दो, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसके ऊपर रख दिया हमने ना, एक ऊपर रख दिया और बाकी सारे इसके अंदर की तरफ आपको
मिल रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि बी में ऐसा नहीं है, सी में ऐसा नहीं है और डी में ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। इसमें जो आप ये जो सर्कल है ना, ये सर्कल इसके ऊपर से रखा हुआ है, ठीक है, सर्कल को हमने ऊपर से रख दिया, पहले डायग्राम बना के फिर सर्कल ऊपर रख दिया, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास में ऐसा कोई कट ऐसा बने, है ना, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा आपके पास में कट बने। आपने क्या किया कि ऐसा डायग्राम इन सबको एक जगह इकट्ठा किया और उसके ऊपर से फिर इसको जो हाफ सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल को फिर ऊपर से रख दिया, तो ऐसा भी हो सकता है ना, क्योंकि देखो अगर मैं इनको बनाना चाहूँ ना, देखो अगर देखो इसको मैं बनाता हूँ, देखो इसको बनाया और ऐसा कुछ बनाया, ठीक है, और ये मेरा वो ट्राइंगल है ही, ये मेरा वो ट्राइंगल है ही साथ में, ठीक है, तो ये मेरा देखो इसके अंदर ऐसा बनेगा नहीं ना मेरे से, मैं इसके ऊपर देखो अगर हम इसको बनाते हैं, देखो मैं आपको दिखाता हूँ ना, ये आपको ऐसा बनाया, ऐसा बनाया, ऐसा बनाया, ठीक है, और इसको मैं इधर ले आता हूँ, एक एक बना के मैं इधर ला रहा हूँ ना, अभी देखना, अरे यही बनेगा, क्यों, क्योंकि वो रीजन है कि जब टू का आप अगर देखना चाहो ना, तो टू उसके अंदर दिखाई दे रहा है, वो सर्कल के कारण, इस ट्राइंगल के कारण, देखो ये यहाँ पर पूरा हो जाएगा, तो ये जो टू है ना, टू आपका ये रहा आपका टू, ये देखो ये रहा टू, अगर मैं आपको और जूम करके इसको देखो इरेज करके दिखाता हूँ, देखो ये रहा आपके पास में टू, ऐसा करो, ऐसा बनाओ और ये रहा देखो टू, ये टू ही तो है, ये टू रहा, और ये आपका कौन सा रहा, फोर, जैसे 1 2 3 सॉरी 1 2 3 और 4, ये आपके पास में 4 रहा, और ये इधर वाला ये पूरा इतना बड़ा सा बन रही है आपका कौन सा है 3, और इसके ऊपर आपने 1 इसके ऊपर चलाकर रख दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर 1, और ये तो देखने से पता चल रहा, बाकी किसी में है नहीं, ठीक है, तो बनाने की कोई जरूरत नहीं, आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 36 देखो सर, प्रश्न संख्या 36 क्या कह रहा है, इसमें 1 2 3 एंड 4, ठीक है, क्या सर लग रहा है ये बनेगा कहीं, सर ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे तो इसके अंदर जो इसके अंदर फिगर है वो है ही नहीं, एलिमिनेट करो, ये सर हो सकता है, 1 तो आपके पास में ये रहा, 4 आपके पास में ये है, 2 ये है और 3 ये है, नहीं सर बाकी किसी में ऐसा देखो कहीं भी पॉसिबिलिटी नहीं है ना, तो डी और सी काट दीजिए, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो सर ये थे हमारे सर क्वेश्चन नंबर 36 तक आंसर हो चुके हैं। 37 आपको क्या लग रहा है, हिडन और एम्बेडेड फिगर है, हिडन एंड एम्बेडेड फिगर छिपी हुई या निहित आकृति है, यानी कि इस डायग्राम को आपको ढूंढना है, ठीक है, तो ये तो सर ये रहा, देखने से पता चला ना कि इतना बड़ा सा एक दूर से दिखाई दे रहा है, इजी क्वेश्चन दे दिया, नहीं सर गलती कर दी, ऐसा नहीं हो सकता, इतना जल्दबाजी में डिसीजन, देख लो जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि नीचे की तरफ कुछ नहीं, तो सर यहाँ ढूंढते हैं, ऐसा कुछ यहाँ मिल सकता है, क्योंकि फिर इस इतनी बड़ी बड़ी लाइन्स यहीं पर है सब कुछ, है ना, तो ये रहा सर आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। 38 का देखिए सर, प्रश्न संख्या 38, यहाँ क्या लिखा हुआ है सर, इस तरह का देखिए सर, यहाँ तक तो ठीक है, नहीं इसमें नहीं बनेगा, इसमें ठीक है, यहाँ भी नहीं सर, ऐसा कहीं नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में नहीं हो रही ना सर, ऐसा कुछ लग रहा है क्या कहीं और होगा सर, ये यहाँ हो सकता है, ऐसा कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे, तो सर ये रहा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 39 देखिए, 39 को देखें तो सर यहाँ पर ठीक है, आगे भी बढ़ जाएंगे, यहाँ भी बढ़ जाएंगे, यहाँ भी बढ़ जाएंगे, और यहाँ तक आके यहाँ हो जाएंगे, क्या कहीं और ऐसा कुछ बन रहा है, नहीं सर, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 40 को देखिए सर, एच जैसी कोई फिगर है आपकी, एच कहाँ दिखाई दे रहा है सर, ये रहा आपका एच, एच ये रहा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने मेंटल एबिलिटी का जो पार्ट था वो कंप्लीट कर लिए, 40 क्वेश्चंस हमारे मेंटल एबिलिटी के थे, तो 40 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं, आप अपने आंसर साथ साथ में चेक करते जाइएगा। चलिए सर अब चलते हैं, थोड़ा सा बिना हम टाइम को इधर उधर गवाए, हम चलते हैं सीधा अरिथमेटिक टेस्ट अंकगणित परीक्षण पर। क्वेश्चन नंबर 41 प्रश्न संख्या 41 देखिए, बीच में रुकेंगे नहीं, क्योंकि इसलिए नहीं रुकेंगे क्योंकि अगर हम ज्यादा थोड़ा टाइम लगा लेंगे तो फिर हम काम कैसे करेंगे ना, हम चाहते हैं कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा अपना आउटपुट आए। देखिए सर ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 को देखिए क्या लिखा हुआ है, विच डिजिट should be written in place of star in the number 93 star 54 let the number will be divided by 9। संख्या 93 स्टार 54 में स्टार के स्थान पर कौन सा अंक अंकित किया जाए कि संख्या 9 से विभाजित हो जाए। सर कितना आसान क्वेश्चन है, 9 से विभाजित हो जाए, दैट मींस रूल ऑफ 9, और रूल ऑफ 9 क्या कहता है कि सभी डिजिट्स को प्लस कर लीजिए, सभी डिजिट्स का सम कर लीजिए और सम में 9 का डिवाइड कर दीजिए, 9 + 3 + स्टार + 5 + 4 प्लस करो सर, 9 and 3 12, 12 और 5 12 5 17, 17 and 4 दैट इज 21, 17 और 4 कितना हो जाएगा सर हमारे पास में 21, 21 प्लस स्टार डिवाइडेड बाय 9। सर कितना प्लस करें 29 में कि हमारे पास में हो जाए, तो सर 6 प्लस कर सकते हैं।
अरे 21 में 6 प्लस कर दें, तो 21 में 6 प्लस करोगे तो कितना आएगा सर 27, और 27 में आपका 9 का डिवाइड होता है आसानी से। दैट मींस कि इस स्टार के जगह पे आप क्या लिख सकते हो सर, यहाँ पर 6 लिख सकते हो, क्योंकि रूल ऑफ 9 से जैसे हमने पता किया 9 के विभाज्यता के नियम क्या कहता है कि सभी अंकों को जोड़ दीजिए फिर उसमें 9 का भाग कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपने नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चन सोल्व किए होंगे 200 क्वेश्चन गाइड बुक से, तो आपने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन से किए होंगे। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 42, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 18। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से पूर्णतया विभाजित हो, जो 18 से क्या हो सर पूर्णतया विभाजित हो। देखो सर ऐसे क्वेश्चन हमने कैसे किए थे कि सबसे पहले स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है ना, तो देखिए सर कौन सा होता है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1000, ये तो आपका स्मॉलेस्ट 4 डिजिट होता है। इसके अंदर 18 का डिवाइड कर दीजिए, 18 का भाग कर दीजिए। चलिए सर डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे तो 18 5 जा 90, 18 5 जा कितना होता है 90, माइनस करेंगे तो कितना रहेगा सर 10, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, 18 5 जा कितना आ जाएगा सर यहाँ से 90, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 10। इसके आगे डिवाइड कर नहीं सकते। अब देखिए सर आप अगर स्मॉलेस्ट नंबर पर हो, आप खुद सोचिएगा सर आप स्मॉलेस्ट पर हो, सबसे छोटे नंबर पर हो, तो आप आगे की तरफ जाओगे पीछे की तरफ जाओगे। इंपॉर्टेंट ये है ना कि आप स्मॉलेस्ट नंबर पर हो, सबसे छोटे संख्या पे हो, तो आप आगे जाओगे या पीछे जाओगे, आप आगे की तरफ बढ़ोगे पीछे की तरफ। सर अगर इससे पीछे जाएंगे तो हमारे पास में तो 3 डिजिट की नंबर हो जाएगी, है ना, सबसे स्मॉलेस्ट पे तो खड़े हो, दैट मींस आगे जाना, आगे जाना दैट मींस क्या करना प्लस, और प्लस का रूल क्या होता है कि इधर से पहले इसको माइनस करेंगे, फिर जो भी आंसर आएगा यहाँ पर जैसे 18 माइनस 10 करेंगे तो कितना आएगा 8, और इस 8 को क्या करेंगे यहाँ पर ले जाकर क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तब जाकर अपना आंसर आएगा। तो कितना आ जाएगा 1000 प्लस 8, तो आपका फाइनल आंसर जो रहेगा 1008 आपका आंसर रहेगा, 1008 आपका राइट सही उत्तर रहेगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको गाइड बुक में बहुत सारे मिलेंगे। आपने जब ये डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर क्लास में भी हमने किए होंगे, नोट्स में भी किए होंगे आप सभी ने, और आपने जब ईपीएससी गाइड बुक के क्वेश्चन सोल्व किए होंगे 200 नंबर सिस्टम के, तो उसके अंदर भी आपके ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत सारे देखने को मिलते हैं। चलिए सर थोड़ा सा मेरे को लगता है कि इस क्वेश्चन में लाइन शायद आगे पीछे हो गई है, जब इनको यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया होगा तब, कोई बात नहीं भाई हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन हमारे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ टू फ्रैक्शंस 2/5 एंड 5/7 कैन बी फाउंड एज फॉलोज। ठीक है, 2/5 तथा 5/7 का योग निम्नांकित रूप से ज्ञात किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, देखो अगर मैं आपसे कहूं कि 2/5 और 5/7 है, इन दोनों का मुझे प्लस करना, तो क्या करोगे सर पहले इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो 5 × 7 करेंगे, उसके बाद में पहले 5 का डिवाइड करते हैं, तो इसमें जब 5 × 7 में अगर 5 का डिवाइड करोगे तो 5 से 5 कट हो जाएगा, 7 आपको ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 × 2 प्लस 7 का डिवाइड करेंगे तो 7 कट हो जाएगा, और 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 × 5 हमको इस तरह से इसको लिखेंगे। डिनोट कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, फाइंड आउट करो। ये रहा सर आपका 5 नहीं, ये तो मल्टीप्लाई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा। इसमें यहाँ पर डिवाइड थे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इनको अगर डिनोट करना चाहिए इसके सम को, तो इसके सम को डिनोट कैसे करेंगे, वो सर हम ऐसे डिनोट करेंगे। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, प्रश्न संख्या 45 देखिए, यहाँ लिखा 1/4 पार्ट ऑफ ए ड्रम, 1/4 पार्ट ऑफ ए ड्रम इज फिल्ड। ठीक है, जैसे आपके पास में कोई ड्रम था, उसका ड्रम का टोटल कितना पार्ट फिल था सर, उसका 1/4 पार्ट, ये आपका फिल किया हुआ था। ठीक है, इफ 75 लीटर ऑफ ऑयल इज रिक्वायर्ड टू फिल इट कंप्लीटली, अभी 75 ये जो आपका पास में जो खाली रहा हुआ, यहाँ पर कितना आना चाहिए सर 75 लीटर, ये कह रहा है रिक्वायर्ड टोटल कैपेसिटी ऑफ द ड्रम, टोटल कैपेसिटी निकालनी। एक ड्रम का 1/4 हिस्सा तो भरा हुआ है, यदि इसको पूरा भरने के लिए 75 लीटर तेल की आवश्यकता है, तो ड्रम की टोटल धारिता कितनी है, यानी कि धारिता नहीं धारण करने की क्षमता, उसका आयतन कितना है। देखो सर हम ये कह सकते हैं कि टोटल इसकी कैपेसिटी अक्स थी, अक्स में से 1/4 तो यानी अक्स अपॉन 4 तो अभी फिल किया हुआ है। ठीक है, तो एम्प्टी कितना है, क्योंकि एम्प्टी होगा वहां पर आप और ज्यादा डालोगे ना, तो अक्स माइनस अक्स अपॉन 4, अक्स माइनस अक्स अपॉन 4 तो कितना आ जाएगा 4x माइनस एक्स अपॉन 4, क्योंकि अरे एलसीएम 4 आ जाएगा और बाकी आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3x अपॉन 4। ये आप ऐसे भी कह सकते थे कि सर आपका टोटल 1/4 है, तो 4 पार्ट में से एक पार्ट तो भरा हुआ है, 1 पार्ट तो आपका फिल है, तो 3 पार्ट आपके रिमेनिंग रहेंगे, तो 3/4 है, और ये 3/4 की वैल्यू कौन है सर 75, तो 3x अपॉन 4 जो है इसकी वैल्यू एक्चुअल में कितनी है 75 लीटर, क्योंकि इतना और चाहिए ना, तो अक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 4 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे और 3 इधर डिवाइड करेंगे, डिवाइड होगा तो 25 3 जा 75 और 25 4 जा कितना हो जाएगा 100। तो कि टोटल कैपेसिटी कितनी थी सर उसकी 100 लीटर थी, या 100 लीटर उसकी टोटल कैपेसिटी थी, दैट इज 100 लीटर उसकी टोटल कैपेसिटी आपकी रहेगी।
आसान क्वेश्चन था, 1/4 था, रिमेनिंग आपका 3x/4 हो जाएगा। 3x/4 की आपकी वैल्यू पहले से आपको गिवन है 75, 75 के इक्वल रख के x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 46, प्रश्न संख्या 46 देखिए क्या कह रहा है। द टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 12 विच इज बिटवीन 20 एंड 50, 12 के कुल गुणजों की संख्या जो 20 तथा 50 के बीच में हो। देखो 20 तथा 50 यानी इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। ना तो उसमें 20 काउंट आएगा ना ही 50 आएगा, यानी कि 21 से स्टार्ट करो और 49 तक जाओ। और मल्टीपल्स किसके से? 12 के, दैट मींस 12 की टेबल आनी चाहिए। अब देखो सर 12 की टेबल बोलेंगे तो 21 के बाद में आना चाहिए, तो 12 बन जा 12, ये तो काम में नहीं आएगा, नहीं आ सकता ना, पीछे रह गया ना। 24 आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 48 आ जाएगा और 12 5 या 60, नहीं सर ये काम में नहीं आएगा। तो ओनली ये 3 आपके कौन से रहेंगे सर? आपके जो 21 और 49 के आते हैं, 20 और 50 के बीच में आते हैं। ऐसे कह सकते हो कि 20 तथा 50 के बीच में आते हो, बिटवीन 20 एंड 50। तो टोटल कितने हैं सर? 1 2 एंड 3। तो टोटल कितने रहेंगे सर आपके पास में? 3 ऐसे टोटल आपके मल्टीपल्स हैं जो 20 एंड 50 के बिटवीन है। बिटवीन 20 एंड 50, 20 तथा 50 के बीच में, और मल्टीपल्स ऑफ 16 है, मल्टीपल्स ऑफ 12, 12 के गुणज भी आपके रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, देखो क्वेश्चन मेरे को लग रहा है कि मैथ का आसान क्वेश्चन है। अगर आपने अभी तक बहुत अच्छे से पढ़ रखा हो तो। सर 43 नंबर क्वेश्चन नहीं हुआ, पॉसिबल ही नहीं, 43 नहीं हुआ। अच्छा 43 इसमें से गायब है। ओके एक काम करते हैं, 43 इसमें गायब है, 43 हम लास्ट में ले आएंगे ना, 43 को हम लास्ट में लेके आ जाएंगे। 43 गायब है तो 43 को लास्ट में लेके आ जाएंगे। ठीक है 43 गायब है, ठीक है 43 को लास्ट में लेके आ जाएंगे। 47 देखिए सर, 47 को हम सोल्व करते हैं यहाँ पर। द सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ बोथ 9 सम, और वो भी क्या करना, सम इन द नंबर, ये नंबर है 9 के दोनों स्थानीय मानों का योग बताओ। देखो सर आपके पास में नंबर है 3954.739, ठीक है। सबसे पहले इस 9 का देखिए, इस 9 का करेंगे तो 900.000, और इस 9 का करोगे तो सर 0.009, ये होता है। सम करोगे तो 00.00 और 9, तो 900.009, 900.009, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48, सर ऐसा क्वेश्चन तो आपने डेसिमल नंबर में बहुत पढ़े हैं कि क्या करना है सर। सबसे पहले इसके ये हटा दीजिए, पॉइंट हटा दीजिए। अगर मैं दोनों तरफ 4 लिखूंगा तो यहाँ पर 1 डिजिट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई 10, यहाँ पर 2 डिजिट है तो यहाँ क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई 100, ठीक है। उसके बाद में सर प्लस का साइन है तो प्लस लिखिए, यहाँ पर 5 है, इधर भी 5 है, यहाँ 1 डिजिट है तो डिनोमिनेटर में 1 जीरो आएंगे, यहाँ पर 2 डिजिट है तो नोमिनेटर में 2 जीरो आएंगे, प्लस 6 और ये 6, यहाँ पर हर में कितने आएंगे 1 जीरो, और अंश में कितने आएंगे सर 2 जीरो, क्योंकि 2 सीरीज है। अब आपको पता है कि 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा, 1 जीरो से 1 हो जाएगा, 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा, 1 जीरो से 1 हो जाएगा, 6 से 6 डिवाइड हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो हो जाएगा। तो 10 प्लस 10 प्लस 10 दैट इज कितना रहेगा सर 30। तो आंसर कितना आएगा सर इसका 30 या 30 इसका राइट आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर कितना, ऑप्शन नंबर सी 30 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49, प्रश्न संख्या 49 को देखिए। if the sum of two numbers is 15 and the product is 60, then the sum of their reciprocals will be, दो संख्याओं का योग तो कितना है 15 और गुणनफल कितना है 60, तो उनके व्युत्क्रमों का योग बता दीजिए। देखो सर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम अज्यूम कर लेते हैं एक नंबर x और एक नंबर आपके पास में क्या है y है, ठीक है। ये कह रहा है कि x प्लस y का जो सम है, सम या योग क्या होता है प्लस, वो तो कितना सर आपके पास है 15, और x और y का मल्टीप्लाई या गुणनफल यानी xy वो आपके पास में कितना है 60। इनका रेसिप्रोकल्स, अगर इन दोनों के नंबर्स का मैं अगर रेसिप्रोकल देखूं तो इसका तो कितना होगा व्युत्क्रम 1/x, और इसका रेसिप्रोकल कितना होगा 1/y, 1/y। अगर इन दोनों का सम करते हैं 1/x प्लस 1/y, आपको नहीं लग रहा कि ये फ्रैक्शन नंबर के सम है। xy आपका क्या आ जाएगा एलसीएम, xy एलसीएम आ जाएगा। अगर आप xy में पहले x का डिवाइड करोगे तो x डिवाइड हो जाएगा y, और y अगर 1 से मल्टीप्लाई करके क्या बनाएगा y, प्लस सेम कहानी इधर इसके साथ में होगी, y का डिवाइड करोगे तो y, और x ऊपर मल्टीप्लाई क्या बना देगा x। अब देखो सर ये x प्लस y की वैल्यू कौन सी है, ये रही 15, और x y की वैल्यू कौन सी है सर, ये रही आपकी 60, 15/60। आपको नहीं लगता 15 और 60 में डिवाइड होता है 15 का, 15 बन जाए 15, 15 4 जाए 60, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/4, 1/4 आपका राइट आंसर रहेगा। जल्दबाजी में 60/15 मत कर देना भाई, 60/15 नहीं है, 1/4 इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि रेसिप्रोकल्स है। ऐसा क्वेश्चन आपके नंबर सिस्टम एग्जांपल्स में ऐसा दिया हुआ भी है। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, प्रश्न संख्या 50 देखिए। द नंबर ऑफ मल्टीपल्स
रेसिप्रोकल हो चुका है, रेसिप्रोकल हमने कर दिया क्योंकि हमें नंबर्स का रेसिप्रोकल का सम करना था, ये हमने नंबर्स का रेसिप्रोकल कर दिया। यही लिखा हुआ कि सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, इन नंबर्स का रेसिप्रोकल्स का सम करो, इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग करो। हमने कर दिया व्युत्क्रमों का योग, ये रहा आपका व्युत्क्रमों का योग। उसके बाद हमें यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से वैल्यू हमने पुटअप कर दी और ये हमारा राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 चलिए, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 20 एंड 60, 20 और 60 के मध्य 4 के गुणजों की संख्या। अभी के जैसा क्वेश्चन आ गया ना, तो 20 एंड 60, तो आपको पता ना 20 काम में आएगा ना 60 काम में आएगा, याद रखिएगा 20 और 60 दोनों ही काम में नहीं आएंगे, केवल इसके बिटवीन वाले सारे नंबर्स काम में आएंगे, लेकिन मल्टीपल्स किसके, 4 के। अब देखो 4 5 जा 20 होता है, तो यहाँ तक का तो छोड़ दीजिए, इसके पीछे का कोई काम का नहीं है, आगे बढ़ो। उसके बाद में कितना आ जाएगा, अगर हम 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40, प्लस 4 4 करते जाओ, 44 48 प्लस 4 करेंगे तो 52, उसके बाद में 56, 56 प्लस 4 तो 60, नहीं सर 60 भी आपका काम में नहीं आएगा, और इधर कौन नहीं आएगा, 20 काम में नहीं आएगा। तो ये आपके कौन से काम में रहेंगे सर, केवल इतने ही नंबर्स आपके इसके 4 के मल्टीपल्स तो 20 और 60 के बिटवीन है, बीच में रहते, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो टोटल कितने नंबर है सर, ऐसे आपके टोटल 9 मल्टीपल्स है 4 के, जो 20 और 60 के बीच में बिटवीन आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर कौन सा हो गया सर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। इसको सोल्व करना है, सरल करना है। आप सबको पता है कि इसमें वितत भिन्न है, या जिसे कंटिन्यू फ्रैक्शन कहते हैं, जो नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इसे सोल्व करते हैं, तो 3 + 1/4 का राइट आंसर कितना होगा, 4 एलसीएम रहेगा, 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 + 1 कितना हो जाएगा, 13/4। अब जब 13/4 लिखोगे तो 2 + 1, तो 13/4 लिखोगे तो 13 तो यहाँ चला जाएगा, और जो 4 होगा वो कहाँ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई ऊपर आ जाएगा, तो 2 + 4/13 लिखा जाएगा। ठीक है, तो 13 तो एलसीएम आ गया, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 रहेगा, 13 इसको मल्टीप्लाई होगा यहाँ 1 से, तो 2 से सॉरी 1 का डिवाइड करेंगे, 13 2 जा 26 + 4 तो कितना आ जाएगा, 30/30, 30/13। अब इसके बाद में यहाँ लिखेंगे 1/30/13, ये 13 कहाँ चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई, तो 13/30, 13/30 आपका राइट आंसर रहेगा, 13/30 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। तो 51 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर रहेगा, ये नहीं रहेगा भाई, ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है, याद रखिएगा 13/30 रहेगा, क्योंकि लास्ट में ये आपका वापिस से ऊपर की तरफ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 परसेंट से या 52 देखिए, सिंपलीफाई करना है। 250 पैसे रुपीज है और पैसे है, तो पहले पैसे को रुपीज में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर 250 आप सबको पता ना, 1 रुपी इक्वल्स टू कितना होता है, 100 पैसे, 100 पैसे, और पैसे को रुपये में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, पैसे को अगर रुपये में कन्वर्ट करते हैं, 1 मिनट पेज ऊपर चला गया है, अगर पैसे को रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो आप सभी को पता क्या करते हैं, 100 का डिवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए सर 100 का डिवाइड करते हैं, या 2 पॉइंट या फिर 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए, एक ही बात है ना, 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दीजिए, क्योंकि नीचे डिवाइड में 2 जीरो रहेंगे, तो कितना आ जाएगा, ₹2.50, और एक आपके पास में कितना था, 60 पैसे है, तो 60 पैसे में 100 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा सर, ₹0.60। आप सभी को प्लस कर लीजिए, प्लस करेंगे तो ये तो कितना है, 2.50, एक आपके पास में 3.20, एक आपके पास में 8 रुपीज है तो 8.00, और एक आपके पास में 0.60, 0 6 5 11, और 11 और 2 कितना, 13, 1 कैरी रहेगा, 8 2 10 1 11, 11 और 3 कितना हो जाएगा, 14, तो 14.30, 14.30 रुपए आपके इसका टोटल आंसर रहेगा। 52 का आंसर यही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 53 को देखिए, प्रश्न संख्या 53 को देखिए, 53 आपका क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 53 प्रश्न संख्या 53 देखिए, हाउ टू राइट 300 मिलियन 25,040 नंबर्स, 300 मिलियन 25,040 को अंकों में कैसे लिखेंगे। देखो सर, मिलियन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मिलियन लिखा हुआ है, तो पहले तो हमें ये लिखना पड़ेगा, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन, 100,000 एंड मिलियन, तो मिलियन ये होता है, और आपका यहाँ पर ये इस तरह से बनेगा, और ये आपका क्योंकि इंटरनेशनल नंबर है ना, इसे तो कहते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड 1 मिलियन। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, और उसके बाद में 1 मिलियन, 1 मिलियन, याद रखिएगा है ना, ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है, अंतरराष्ट्रीय नंबर संख्या पद्धति। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 300 मिलियन, 300 मिलियन, तो 300 मिलियन है, ओके सर, अभी भी इसमें 300 है, तो ये तो 300, अब ऐसे नहीं करना है कि 300 ऐसे लिख दो, 300 तो केवल मिलियन है, 300 तो 300 मिलियन तो यहाँ आएंगे।
इसके बाद में क्या लिखा हुआ है 25,000, तो 25,000 याद रखिएगा। अगर मैं यहां लिख दूंगा तो पता कितना हो गया 250,000, 250,000 हो गया। ये 25 नहीं है, मुझे तो 25,000 है। 25,000 कब आएगा जब यहाँ मैं 25,000 लिखूंगा तब, और ये जीरो रहेगा। अब ये 25 बन रहा है क्योंकि ये सारा किसका है 1000 का, ये सारा किसका मिलियन का। अब पीछे कितना है 40। अब सर पीछे हमारे पास में कितना रिमेनिंग कितना है 40, 40 क्या लिखा हुआ है सर 40। देखो 25,000 है तो याद रखिएगा 25,000 है 40। अब सर 40 अगर मैं यहाँ लिख दूंगा तो 400 हो जाएगा, 400 हो जाएगा ना। तो मुझे कितना लिखना है सर 40, तो यहाँ पर लिखेंगे सर 40 और ये आपके पास में क्या रहेगा सर 0। अब ये इस तरह से लिखा जाएगा तो 300 टू, अरे नहीं सर 025,040, तो सर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। देखो इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आने पर बहुत जल्दी हम गलती कर जाते हैं क्योंकि हमें जल्दबाजी में ऐसा कुछ फैसला कर लेते हैं, यहाँ पे 250 ले लेते हैं, ऐसे कुछ में हम आंसर गलत कर सकते हैं। तो आप भी ध्यान रखिएगा एग्जाम में भी कि ऐसा अगर इजी क्वेश्चन आए तो वहाँ थोड़ा सा सावधानी से क्वेश्चन कीजिएगा ताकि आपका नंबर कटने के चांसेस कम हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 प्रश्न संख्या 54 को देखिए क्या लिखा हुआ है। ये यहाँ पर लिख रहा है ए चेयर कैन बी सोल्ड, ए चेयर कैन बी सोल्ड फॉर रुपीज सोल्ड, देखो ये सोल्ड है नहीं सेलिंग प्राइस, सोल्ड फॉर रुपीज 3600, देयर इज ए लॉस ऑफ 10% ऑन सेलिंग, देन एट व्हाट एंड व्हिच प्राइस विल यू सेल फॉर टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20%। किसी कुर्सी को 36 रुपए में बेचने पर आपको 10% की हानि होती है तो 20% लाभ कमाने के लिए कितने बेचना होगा। हम एक काम करते हैं पहले सीपी लेते हैं, तो 100% सीपी हो गया, ठीक है। पहले हम क्या कर रहे हैं सर हमें लॉस हो रहा है, पहले क्या हो रहा है लॉस, हानि हो रही है, तो किधर जाएंगे सर पीछे की तरफ। कितना हो रहा है 10%, तो -10%, दैट मींस हमने 90% में उसको सेल कर दिया। अब क्या हो रहा है सर प्रॉफिट के साथ में कितना परसेंट 20%, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर आपके पास में 120% में आप सेल कर रहे हो। पहले आपने जो सेल की ना 3600 लॉस हुआ था ना, तो इसकी वैल्यू कितनी है 3600 रुपीज। हमें क्या फाइंड आउट करना है सर प्रॉफिट के साथ वाली, यानी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 90% की वैल्यू तो आपके पास में कितना है रुपीज 3600। 1% की अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालना चाहूँ फाइंड आउट करूँ तो 3600 के डिवाइड में कितना करोगे 90, 0 से 0 और 9 4 36, तो 40 रुपीज। अगर मुझे 120% 120% का मान चाहिए तो 120 मल्टीप्लाई 40 कितना हो जाएगा 12 4 48 और 4800, 4800 रुपए आपका क्या रहेगा सर इसका राइट आंसर रहेगा 4800 रुपीज इसका राइट आंसर रहेगा। आसान क्वेश्चन था 100% से अज्यूम करो, 10% लॉस हो रहा है तो पीछे की तरफ जाओ तो 90% प्लस 20% कर देंगे तो यहाँ पर 120% 130% आ जाएगा। और हमें 90% की वैल्यू गिवन है क्योंकि हमें पता है कि सेल किया था उस समय हमें लॉस हुआ था, जब बेच रहे थे तो हानि हुई थी, तो 90% या 90% का मान दिया हुआ है। 120% का मान निकालना है, 120% की वैल्यू फाइंड आउट करनी, हमने उसकी 120% की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर ली है। क्वेश्चन नंबर 55 प्रश्न संख्या 55 को देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। दीपक बोट 400 मीटर्स ऑफ क्लॉथ फॉर ₹18 पर मीटर, ₹18 पर मीटर, एंड पेड टैक्स ₹5 पर मीटर, ₹5 पर मीटर का टैक्स पे करता है। देन एट विच प्राइस शुड ही सेल 400 मीटर्स ऑफ क्लॉथ टू गेट 20% प्रॉफिट। दीपक ने 400 मीटर कपड़ा 18 रुपए प्रति मीटर की दर से खरीदा तथा इस पर 5 रुपए प्रति मीटर की दर से टैक्स दिया, तो उसे 20% लाभ कमाने के लिए 400 मीटर कपड़ा कितने रुपए में बेचना होगा। पहले तो देखो उसकी कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य निकालते हैं। टोटल कितना है 400 मीटर्स उसका क्लॉथ है, 400 मीटर्स क्लॉथ है, और 1 मीटर की जो प्राइस है वो कितनी है सर 18 रुपीज, कितनी है सर 18 रुपीज, प्लस उसने जो टैक्स दिया 5 रुपीज, तो टोटल तो एक साथ ही होगा ना 5 रुपीज पर मीटर। देखो 5 रुपीज पर मीटर 18 रुपीज पर मीटर, 18 रुपए प्रति मीटर, 5 रुपए प्रति मीटर, तो टोटल उसने 1 मीटर के लिए कितना रुपया उसने टोटल पे किया सर दैट इज 23 रुपीज। तो 1 मीटर के लिए उसने 23 रुपए पे किए, कितने सर 23 रुपए या 23 रुपीज उसने 1 मीटर के लिए पे किए हैं। तो 1 मीटर का जो पे किया वो कितना है 23 रुपीज, 1 मीटर का 23 रुपए पे किए, ठीक है। अब इसके बाद में हमें तो टोटल 400 मीटर लिया था, तो 400 मल्टीप्लाई 23 तो कितना आ जाएगा सर 3 4 जा 12, 1 कैरी आ जाएगा, 4 2 जा 8 और 1 9, तो 9200 टोटल उसने रुपीज उसने पे किए हैं, ठीक है। अब उसे 20% प्रॉफिट चाहिए, इसके ऊपर कितना चाहिए 20%। दैट मींस आपको अगर मैं कहूं कि 100% में आप कुछ लेकर आते हो और 20% प्रॉफिट चाहिए तो आप कितने में सेल करोगे सर 120% में। ये तो है ना कि 120% में सेल करोगे। तो एक काम करो 100% की वैल्यू कितनी है 9200, ये तो ना ये कॉस्ट प्राइस है। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9200 अपॉन 100, 00 से 00 कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा 92 रुपीज। इसके बाद में हमें 120% 120% की निकालनी है, तो 92 मल्टीप्लाई 120 कर लीजिए, कितना आ जाएगा 12 2 जा 24 और 2 कैरी रहेगा आपका, 12 9 कितना रहेगा 108 और 108 और 2 कितना रहेगा 110,
और ये आपके पास में 0, तो 11040 आपका राइट आंसर रहेगा। 11040 आपका राइट आंसर रहेगा। थोड़ा सा आप मल्टीपल थोड़ा सा ऐसा कह सकते हो कि सर बड़ा होगा, बाकी क्वेश्चन आसान था ना, क्योंकि कुछ नहीं था। 400 मीटर क्लॉथ आपने परचेज किया, 18 रुपीज, 5 रुपीज, टोटल 23 रुपीज 1 मीटर के आपने पे किए। 400 मीटर के लिए 9200 रुपीज पे किए। आपको 20% प्रॉफिट चाहिए, दैट मींस 100% में परचेज करते हैं, 20% प्रॉफिट, तो 120% 120% में उसको बेच रहे हैं, ठीक है। 100% की वैल्यू कितनी है, 9200। 1% के निकालेंगे तो 100 डिवाइड में चला जाएगा, तो 1% की वैल्यू कितनी है, 92। 120% 120% की आपकी मान कितना आ जाएगा सर, यहाँ से आपका आंसर आ गया 192 मल्टीप्लाई 120, एक गुणा 120, तो आपका आंसर आ गया 11040। 11040 आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, ये क्या कह रहा है, ये आपका लाइन एंड एंगल का क्वेश्चन आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कौन सा सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कौन सा कोणों का युग्म है, यहाँ पे युग्म आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, युग्म में पूरक कोण है। देखो पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा होता है, सम कितना हो सर 90 डिग्री, है ना, अल्फा प्लस बीटा, यानी दो एंगल का सम कितना होना चाहिए 90, तो यहाँ पर योग कितना होना चाहिए सर 90 डिग्री होना चाहिए। देखो सर 40 और 60 सर 100 हो रहे हैं, नहीं सर पॉसिबल नहीं है। 60, अरे सर ये कैसे है कॉम्प्लीमेंट्री, 30 60 90 हो रहा है सर, 30 तथा 60 यहाँ से 90 हो रहा है, तो ये आपका क्या रहेगा सर राइट आंसर रहेगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपका ये आपका 90 होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा, देखो कुछ सोच रहे हैं अल्फा प्लस बीटा क्या, अरे ये दो मैंने एंगल का नाम लिख दिया। ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखो सर 57, देखो प्रश्न संख्या 57, टू लाइन, अरे जो मैंने अल्फा बीटा लिया ना, ये मैंने एंगल का नाम लिया, मैं एक्स वाई भी ले सकता था, पी क्यू भी ले सकता, इसी तरह मैंने अल्फा और बीटा लिख दिया, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, टू लाइंस लाइंग ऑन ईच अदर, लाइंग ऑन ईच अदर, लाइन का मतलब होता है के ऊपर स्थित, लाइंग ऑन ईच अदर विथ द सेम एंड पॉइंट्स मैक्स, समान अंत बिंदुओं वाली दो एक दूसरे के ऊपर स्थित रेखाएं। जैसे मान लो कि मैंने एक लाइन ऐसे बनाई, ठीक है, और सेकंड लाइन में मैंने इसके एकदम इसके डिट्टो ऊपर बना दी, एकदम मतलब इसके ऊपर है, बाकी कहीं नहीं है, इसके डिट्टो ऊपर है, एंड पॉइंट भी सेम है और इसके ऊपर ही स्थित है, एंड पॉइंट भी सेम है और ऊपर भी स्थित है। अब ये क्या बनाएंगे, मुझे बताओ कि सबसे पहला ऑप्शन है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल दैट मींस पता है कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। क्या ये दोनों लाइन मिलकर 180 डिग्री बना रही है? 180 डिग्री तो कब बनेगा, एक लाइन इधर और एक लाइन यहाँ पर हो, है ना, दो अलग अलग लाइन हो ना, 180 डिग्री 180 कब बनेगा, जैसे एक लाइन तो यहाँ पर हो और सेकंड लाइन कहां पर हो, इस तरफ हो, तब जाकर ये कितना बनाएंगे सर, अपने बीच में 180 डिग्री बनाएगी। नहीं सर ये तो नहीं बन सकता, 100 सरल कोण थोड़ी बनेगा। 90 डिग्री का कोण सर 90 डिग्री नहीं बन सकता सर, 90 डिग्री के लिए समकोण के लिए आपको ऐसे लाइन चाहिए सर, ऐसा भी नहीं है, नहीं सर ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, ये भी नहीं। 0 डिग्री एंगल सर ये हो सकता है कि एक लाइन दोनों के बीच में 0 डिग्री बन रहा है। ऑब्ट्यूज एंगल यानी ये इसमें गलत लिख दिया ना, ऑब्ट्यूज एंगल को यहाँ पर समकोण नहीं लिखना था, समकोण, या फिर अगर यहाँ पर समकोण लिखा था तो वहां पर राइट एंगल चाहिए था, या फिर इधर आप कुछ भी देख लीजिए ना, इधर समकोण की जगह आप अधिकोण लिख लीजिए, अधिकोण, या फिर वहां पर आप राइट एंगल लिख लीजिए, दोनों में से कोई बात नहीं, वो कोई इश्यू नहीं है सर। नहीं ये भी नहीं बन सकता, क्योंकि इसके लिए भी आपको अगर ये दोनों लाइन कैसी चाहिए, अगर ऑब्ट्यूज चाहिए तो मुझे ऐसा कुछ चाहिए ना, ऑब्ट्यूज के लिए अधिकोण के लिए ऐसा चाहिए, समकोण के लिए ऐसा चाहिए, नहीं सर। हाँ ये 0 डिग्री एंगल जरूर बना देगी, ये आपका 0 डिग्री का कोण यहाँ पर बना रही है, क्योंकि जब दोनों एक के ऊपर एक स्थित है तो बीच में कोई कोण ही नहीं बनेगा, जब कोण नहीं बनेगा तो कोण का मान कितना हो जाएगा 0 डिग्री, कितना हो जाएगा 0 डिग्री एंगल बनेगा। लाइन का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर स्थित। क्वेश्चन नंबर 58 प्रश्न संख्या 58 देखिए, हाउ मेनी 6 सेंटीमीटर साइड्स, हाउ मेनी 6 सेंटीमीटर साइड क्यूब्स कैन बी कट फ्रॉम ए क्यूब ऑफ 3 मीटर्स, 3 मीटर भुजा के घन से 6 सेमी के कितने घन काटे जा सकते हैं। अब देखो घन की बात हो रही है, घन का मतलब वॉल्यूम आएगा, आयतन आएगा, याद रखिएगा, नंबर ऑफ क्यूब सी है ना, तो टोटल वॉल्यूम आपके पास में कितना, बड़ा वाले का कितना है 3 मीटर, दैट इज 3 मीटर मल्टीप्लाई 3 मीटर मल्टीप्लाई 3 मीटर, और छोटे वाले का कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर। आपको पता है मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो क्या करना होगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और 1 मीटर 100, सेकंड मीटर 100, थर्ड मीटर 100, और ये कितना आ जाएगा सर 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6। आपको पता है 2 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 से कटेगा तो 50, 2 से कटेगा तो 50, एंड 2 से फिर से डिवाइड होगा तो 50, और 5 5 5, तो 50 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 5, 5 5 5 कितना होता है 125, क्यों 5 5 25, 25 5 125, 0 0 0, तो 125000 आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर
हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 58 आपका आसान क्वेश्चन था। ये टोटल एक बड़ा सा क्यूब था 3 मीटर का, है ना, ऐसे बड़ा सा क्यूब था आपके पास में 3 मीटर का, जिसमें छोटे 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 क्यूब्स आपको काटने थे 6 सेंटीमीटर के। तो आप डिवाइड कर लीजिए दोनों को वॉल्यूम के, इस टोटल वॉल्यूम में इस एक का वॉल्यूम का डिवाइड कर लो, क्योंकि घन है, क्यूब है, तो क्यूब है तो वॉल्यूम काम आएगा, और दोनों के वॉल्यूम का डिवाइड किया तो नंबर ऑफ क्यूब्स आपके पास में आ जाएंगे। 59 देखिए, the length of a rectangle, the length of a rectangle is 3 times its breadth, length of a rectangle 3 times its breadth, and if the perimeter is 64 meters then what will be the length of the rectangle। आयत की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है तथा आयत का परिमाप 64 मीटर है, तो आयत की लंबाई क्या होगी। अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा था कि जो लेंथ है वो ब्रीथ की 3 टाइम्स है, वो 3 टाइम्स ऑफ ब्रीथ, लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है, तो चौड़ाई को क्या कर लीजिए सर, अक्स अज्यूम कर लीजिए, तो लेंथ कितना आ जाएगा, अक्स मल्टीप्लाई 3। अगर आपकी ब्रीथ या चौड़ाई अक्स है तो लेंथ कितनी आ जाएगी सर, 3x आ जाएगी। आपको पेरीमीटर या परिमाप आपको पहले से दिया हुआ है, पेरीमीटर या परिमाप आप कह सकते हो तो सर हमें पहले से गिवन है। अगर पेरीमीटर आपको पहले से गिवन है तो पेरीमीटर या परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है आप सबको पता है, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, जो कितना आपके पास में 64। अगर यहाँ पर वैल्यू अगर पुटअप कर देते हो तो 2 ब्रैकेट लेंथ कितना 3x प्लस ब्रीथ अक्स है, तो टोटल मिलाकर ये 2 तो आपका उधर डिवाइड में हो जाएगा, तो 64 ये आपका 4x आ गया, 64 में यहाँ पर 2 का हम डिवाइड में ले जाएंगे, और ये हमारे पास में राइट आंसर कितना आ जाएगा सर, इधर से 64 आपका अगर करोगे तो 2 का करोगे तो अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32, और ये 4 भी इधर आपका डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि 4 भी आपका डिवाइड में चला जाएगा, तो अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। अब अक्स की वैल्यू 8 है, आपको क्या पूछिए सर लंबाई, तो ये तो आपकी कितनी है सर 8, और ये कितनी है 3 मल्टीप्लाई 8 कितना आ जाएगा सर 24, या 24 आपका क्या रहेगा सर, इसका राइट आंसर रहेगा, तो 24 इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि जिसपे जो डिपेंड होता है वो आपका अक्स वाजिब माना जाता है। और ऐसे क्वेश्चंस आपके जो एरिया पैरामीटर वॉल्यूम वाला चैप्टर उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है ना ऐसे, क्योंकि जिस पे डिपेंड होता है उसको हम अक्स अज्यूम करते हैं, और लेंथ फिर आपका 3x आ जाएगी, पैरामीटर आपको पहले से गिवन है, वैल्यू जैसी पुट अप की तो आपके अक्स की वैल्यू आ गई, अक्स ब्रीथ था और लेंथ आपने फाइंड आउट कर ली। यहाँ से अगर एरिया आपसे पूछा जाता, आपको क्षेत्रफल पूछा जाता तो क्या करते, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते, 8 मल्टीप्लाई 24 कर देते, कुछ नहीं होता, 4 8 32, 3 कैरी रहेगा, 8 2 16 और 3 कितना हो जाएगा 92, तो 192 मीटर स्क्वायर आ जाता, ये भी आप कर सकते थे ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, प्रश्न संख्या 60, आपका एक क्वेश्चन पीछे रहा हुआ 43, उसको भी इसके बाद में सोल्व करेंगे। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, द परचेजिंग प्राइस, द परचेजिंग प्राइस, अच्छा क्वेश्चन है ना, कि इसके अंदर आपने प्रॉफिट लॉस ऐड कर दिया, इसके अंदर प्रॉफिट लॉस को शामिल कर दिया डेटा एनालिसिस में। द परचेजिंग प्राइस ऑफ इन आर्टिकल इज ₹500, दैट मींस ये क्या आपके पास में सीपी कॉस्ट प्राइस है, एंड द सेलिंग प्राइस इज ₹600, ये आपके पास में क्या सर एसपी। आपको नहीं लग रहा कि आपकी सीपी कितनी है 500 और एसपी कितना है 600 लग रहा है, आपके पास में प्रॉफिट हो रहा है सर, प्रॉफिट हो रहा है कितना रुपीज का 100 रुपीज का एक सेल करने पर। इन द गिवन लाइन ग्राफ द प्रॉफिट रिसीव्ड फ्रॉम सेलिंग द गुड्स फ्रॉम जनवरी टू मई, तो जनवरी टू मई तक जो आपके पास में प्रॉफिट होता है वो आपको यहाँ से शो किया गया है इसके अंदर। एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है सर 500 रुपए, तथा विक्रय मूल्य कितना सर उसका 600 रुपए, तो क्रय मूल्य 500 विक्रय मूल्य 600, तो आपको लाभ कितने का हो गया सर, यहाँ से लाभ आपके पास में हो जाता है सर 100 रुपए का हो जाता है। नीचे दिए गए जो रेखा ग्राफ है वो जनवरी से लेकर मई तक वस्तु को बेचने से प्राप्त लाभ को दर्शाया गया है, वस्तु से बेचने को प्राप्त लाभ को दर्शाया गया है। दैट मींस कि अगर आप एक वस्तु सेल करते हो, अगर मैं ये कहना चाहूं कि मैं अगर 1 आर्टिकल अगर सेल कर रहा हूं तो मुझे प्रॉफिट कितना होता है सर 100 रुपीज का, कितना होता है 100। अब जितने ज्यादा मैं आर्टिकल सेल करूंगा उतना ज्यादा मुझे प्रॉफिट होता रहेगा। अगर जैसे 2 आर्टिकल सेल करूंगा तो कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 100, तो 200 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा, इसी तरह से होता जाएगा। अब देखो जनवरी में मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है 700, कितना प्रॉफिट हो रहा है 700, तो आप बता सकते हो कि जनवरी में आपने कितना सेल किया होगा सर, आपको 700 प्रॉफिट हो रहा है, 1 का आपको 100 रुपीज प्रॉफिट होता है, दैट मींस आपने 7 आपने आर्टिकल सेल किए थे जनवरी में, ठीक है, क्योंकि ये तो हो गया ना, अगर जनवरी का फाइंड आउट करूं मैं तो टोटल आपको प्रॉफिट था 700, 1 के लिए प्रॉफिट कितना हो रहा है 100, तो आपने टोटल कितने आर्टिकल सेल किए सर 7। फरवरी में आपको कितना, देखो इसके बीच में है, तो बीच में तो 500 और 600 के बीच में कौन आता है सर 550 550 आता है। मुझे लगता है कि इसका जो डॉट है वो थोड़ा सा हमने गलत कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं ना, ये देख लेंगे। ये जनवरी के बाद में, ये जनवरी तो यहाँ पर है, ये फरवरी यहाँ है, मार्च यहाँ है, अप्रैल यहाँ है और मई यहाँ, ठीक है। अब देखिए सर क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड मई। देखो मैंने क्यों नहीं निकाले, पहले हम वो फाइंड आउट देखते हैं कि हमें इसकी जरूरी है या नहीं, इसको फाइंड आउट करने की, तभी फाइंड आउट करें, क्योंकि फरवरी के लिए है, ये मार्च के लिए है। दैट व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइटम्स पूछा है, दैट मींस करना तो यही है, सोल्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड मई, तो जनवरी और मई के बीच के हमें टोटल उसका डिफरेंस बताना है, ओनली हमें 2 मंथ का चाहिए, जनवरी और मई का।
देखो जनवरी तथा मई माह में बेची गई कुल वस्तु की संख्या का अंतर बता दो, केवल जनवरी तथा मई का। अब ये देखो कि सर जनवरी में कितना सेल किया आपने, अगर मैं आपसे जनवरी का पूछूं तो जनवरी में कितना आपने सेल किया था, सर टोटल 700 प्रॉफिट था, 700 प्रॉफिट था, 700 प्रॉफिट था, आपने 100 रुपीज एक के ऊपर प्रॉफिट होता तो 7 आपने आर्टिकल जनवरी में सेल की। मई की अगर हम बात करें तो मई का ये रहा सर, मई का कितना 600 टोटल प्रॉफिट था, 100 आपने टोटल सेल किए थे, तो आपके पास में टोटल प्रॉफिट कितना रहा सर 6 का। अगर इसका डिफरेंस आप करते हो तो 7 माइनस 6 करोगे तो आपके पास में आंसर कितना आ जाएगा 1। आप यहाँ पे 0 को काट दीजिए ना, इसको 20 को जगह 2 कर लीजिए और इसकी 50 की जगह 5, 10 की जगह 1 एंड 4 की जगह 40 की जगह 4, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर रहेगा। और यहाँ पर 900 की जगह 1000 कर लीजिए, शायद आपके पास में पेपर अपडेटेड होंगे, है ना, ये बाद में किए हुए थे, जैसे इंग्लिश वाले में देखो सारा सब कुछ अपडेट है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर रहेगा। आसान क्वेश्चन था, देखो क्वेश्चन टफ नहीं था, बिल्कुल नहीं था। हाँ थोड़ा सा हमने प्रॉफिट लॉस इसके अंदर साथ में दे दिया, तो ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन पता नहीं कैसा क्वेश्चन होगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना, प्रॉफिट आपको पता 100 रुपीज होना है, टोटल जितना प्रॉफिट हो उसमें डिवाइड कर लो, आपको टोटल आइटम्स मिल जाएंगे। और हमें तो जनवरी और मई का ही पता करना, बाकी तो सबका फाइंड आउट ही नहीं करना। तो जनवरी में 7 और मई में आपके कितने हो जाएंगे, मई में कितने हो गए सर आपके पास में 6, और टोटल डिफरेंस कितना आ गया सर हमारे पास में 1 का डिफरेंस आपके पास में रहता है। ये था सर क्वेश्चन नंबर 60। और आपका जो एक क्वेश्चन रहा हुआ क्वेश्चन नंबर 43, वो भी आपको सोल्व करवा देता हूँ पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, प्रश्न संख्या 43 को देखिए क्या लिखा हुआ है। 43 ये जो हमारा क्वेश्चन रह गया था पीछे, उसको सोल्व कर लेते हैं। इफ द प्राइस ऑफ 30 kg fruits, if the price of 30 kg fruits is rupees 1200, then the price of 40 हेक्टोग्राम fruits will be। 30 किग्रा फलों का मूल्य 1200 रुपए है, तो 40 हेक्टोग्राम फलों का मूल्य क्या होगा। अब देखो सर इसको यहां से सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 30 kg 30 किलोग्राम, 30 kg का प्राइस कितना है सर आपके पास में रुपीज 1200, 1200 रुपए, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि 40 हेक्टोग्राम का प्राइस बताओ, कितना बताओ सर 40 हेक्टोग्राम का प्राइस। तो पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि 40 हेक्टोग्राम हो तो किलोग्राम को हेक्टोग्राम में कन्वर्ट करना होगा। तो आप सबको पता है कि मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, डेका, हेक्टो एंड किलो, हेक्टो एंड किलो। तो अभी आपके पास में किलोग्राम है, किलोग्राम से कहां जाना है आपको, हेक्टोग्राम पे जाना है, या फिर हेक्टोग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो, एक है ना, दोनों का यूनिट सेम करो, या तो किलोग्राम को हेक्टोग्राम में कर लो या हेक्टोग्राम को किलोग्राम में करो, कोई इश्यू नहीं है। अगर मान लीजिए किलोग्राम को हेक्टोग्राम में लेकर जाएं तो आपको पता है कि डिवाइड करना होगा, और किसका करना होगा सर 10 का। तो 30 में आपको अगर 10 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा सर मेरे पास 3 हेक्टोग्राम, कितना आएगा सर मेरे पास 3 हेक्टोग्राम। और 3 हेक्टोग्राम का प्राइस कितना सर 1200 रुपीज है। अब आप देखिए सर मेरे पास 3 हेक्टोग्राम है, मुझे 40 हेक्टोग्राम का निकालना, तो पहले 1 हेक्टोग्राम का निकाल लेते। तो 1 हेक्टोग्राम का निकालेंगे तो 3 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 40 रुपीज, कितना आ गया 40। अब मुझे 40 हेक्टोग्राम का निकालना है, तो 40 हेक्टोग्राम का अगर हम फाइंड आउट करते हैं, अगर आप 40 हेक्टोग्राम, मेरे पास 30 केजी है और 30 केजी को हेक्टोग्राम में करते हैं तो किलोग्राम, एक मिनट हमने गलती कर दी छोटी सी, क्योंकि जब बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं वो भाग कर नहीं जाता, वो तो छोटा वाला जाता ना बड़े की तरफ भाग कर। अच्छा वो कहानी भूल गई है ना, क्योंकि जब छोटा वाला जाता है हमेशा बड़े वाले की तरफ भाग कर, तो बड़ा वाला छोटे वाले की तरफ तो होता है, मल्टीप्लाई होता है ना, ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करो। तो 30 मल्टीप्लाई 10 तो कितना आएगा सर 300 हेक्टोग्राम। 300 हेक्टोग्राम का प्राइस कितना है सर 1200 रुपीज। 1 हेक्टोग्राम का प्राइस कितना हो जाएगा 1200 अपॉन 300, डबल जीरो से डबल जीरो कट हो गए, तो 1 हेक्टोग्राम का जो प्राइस है वो कितना है सर 4 रुपीज, कितना है 4 रुपीज। अब मुझे 40 का निकालना, तो 40 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा रुपीज 160, 160 रुपए आपका टोटल आंसर रहेगा। क्योंकि हमने जब किलोग्राम को हेक्टोग्राम में गए, दैट मींस ग्रेटर टू स्मॉलर है, बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, और बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं तो हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपने कितना आपके पास में हो गया 300 हेक्टोग्राम, 300 हेक्टोग्राम 300 का डिवाइड किया तो आपके पास में आ गया 4, और 40 से 4 को किया तो कितना आ गया 160। तो ये था सर हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी अरिथमेटिक टेस्ट, ये अंकगणित के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, और एक एक क्वेश्चन आप सबने बहुत अच्छे से देखे। अब चलते हैं सर लैंग्वेज एबिलिटी, एक एक पैसेज कराता हूँ, ये पहले इंग्लिश मीडियम का पढ़ देता हूँ फिर हिंदी मीडियम का करवाऊंगा। सीधा क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, पैसेज आप सबने पढ़ लिए होंगे, ठीक है, क्वेश्चंस करवा देता हूँ मैं ना। यहाँ क्या लिखा हुआ है, बर्थडे ऑफ चाचा नेहरू इज सेलिब्रेटेड एज, यहाँ देखो कहीं लिखा हुआ है बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज, देखो चिल्ड्रंस डे ना, बर्थडे ऑफ चाचा नेहरू इज सेलिब्रेटेड एज चिल्ड्रंस डे, किसके रूप में लिखा किया जाता है सर चिल्ड्रंस डे के रूप में। Who is the head of the Ministry of Cabinet? Who is the head of Ministry of Cabinet? यहाँ देखो the Prime Minister of India is the head of the Ministry of Cabinet, तो कौन होता है सर the Prime Minister।
हाउ मेनी डेज जवाहरलाल नेहरू स्पेंड इन जेल, कहीं जेल का कुछ ऐसा वर्ड है जो पहले तो ऐसे देखो फाइंड इन जेल, ये रहा देखो सर जेल। बिफोर इंडिपेंडेंस ही स्पेंड, ही कौन सर, यहाँ पर पूरा जो आपका ये पैसेज है किसके ऊपर डिपेंड है, जवाहरलाल नेहरू पे है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 3259 डेज, तो कितना आ जाएगा सर 3259 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। जवाहरलाल नेहरू वाज द प्राइम मिनिस्टर 4 years, जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर 4 years, कितने देर, India's longest serving prime minister who served the country for 16 years, 16 years was पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो कौन सा आ जाएगा सर यहाँ पर 16 years आ जाएगा, ये कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर है 16 years। Who is the first prime minister of independence India, ये आपका जवाहरलाल नेहरू ही है, जवाहरलाल नेहरू था ना, ये लिखा हुआ ना, who is the first prime minister of India, he was the first prime minister of independence India from 15 अगस्त, ये था, ठीक है। कौन सा था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। इसको देखते हैं, यहाँ आपको प्रतिभा पाटिल के बारे में कुछ लिखा हुआ है, आप ये पैसेज आप पढ़ लीजिएगा, मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ। Who what was प्रतिभा पाटिल एज when she elected for जलगांव constituency, अब देखो सर यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्रतिभा पाटिल इज द फर्स्ट वुमन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, शी वाज बोर्न इन मराठी फैमिली, ठीक है, ऑन 18 शी बिकेम द 17th गवर्नर ऑफ राजस्थान, शी मैरिड देवी सिंह राम सिंह शेखावत ऑन जुलाई, एट द एज ऑफ 27 शी वाज इलेक्टेड टू द महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द जलगांव कंस्टिट्यूएंसी, एज ऑफ 27, तो कितना आ जाएगा सर यहाँ पर 27 एज आ जाएगा। प्रतिभा पाटिल वाज द वुमन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये प्रतिभा पाटिल वाज अनाउंस्ड एट द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए कैंडिडेट फॉर जनवरी 14, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हो ना, हु बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ, ये लिखा हो फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो कौन सा आ जाएगा फर्स्ट वुमन। कुछ तो देखो ऐसे है कि पैसेजेस आपको पता भी है। प्रतिभा पाटिल बिलोंग टू फैमिली, कौन से सर, मराठी फैमिली थे। इन विच ईयर शी वाज चूज यूपीए कैंडिडेट, यूपीए कैंडिडेट दैट इज 14 जून 2007, तो कौन सा आ जाएगा सर यहाँ पर 2007 आ जाएगा, 69 का कौन सा आ जाएगा 2007। प्रतिभा पाटिल बिकेम द गवर्नर ऑफ राजस्थान, कौन गवर्नर कौन थे, 17th गवर्नर ऑफ राजस्थान, कौन से थे 17th गवर्नर या 17वें जो राज्यपाल थे 17th गवर्नर ऑफ राजस्थान। अब शायद हिंदी मीडियम के आएंगे, हिंदी मीडियम का देख लेते हैं। चाचा नेहरू का जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, किसके रूप में सर, बाल दिवस के रूप में। कैबिनेट मंत्रालय का प्रमुख कौन होता है, देखो भारत का प्रधानमंत्री कैबिनेट मंत्रालय का प्रमुख होता है, तो कौन होता है भारत का प्रधानमंत्री। जवाहरलाल नेहरू ने जेल में कितने दिन बिताए सर, उन्होंने 3-2-5-9 दिन जेल में बिताए, 3-2-5-9, तो ऑप्शन नंबर बी। जवाहरलाल नेहरू वर्षों तक प्रधानमंत्री थे, कितने वर्षों तक थे, 16 वर्षों तक देश की सेवा की और प्रधानमंत्री थे, तो ये 16 वर्ष हो गए। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। जब प्रतिभा पाटिल जलगांव निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनी गई तो उनकी उम्र क्या थी, ये देखो लिखा हुआ 27 साल की उम्र में वह जलगांव निर्वाचन क्षेत्र के लिए महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुनी गई थी, 27 वर्ष। प्रतिभा पाटिल भारत की राष्ट्रपति बनने वाली महिला थी, प्रतिभा पाटिल भारत की राष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला थी, कौन सी थी, पहली, यहाँ पर पहले आ जाएगा। प्रतिभा पाटिल परिवार से थी तो कौन सी थी, एक सेकंड, यहाँ पर मेरे को लगता है कि मराठी परिवार में होता, कौन से में होता सर, मराठी परिवार में होता, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस वर्ष उन्हें यूपीए उम्मीदवार के रूप में चुना गया था, वो सर 2007 में, 14 जून 2007 को यूपीए के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया गया था, तो 2007। प्रतिभा पाटिल राजस्थान की कौन सी राज्यपाल थी, 17वीं राज्यपाल थी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, आप सबको पता है जो अपनी प्रेजेंट जो प्रेसिडेंट कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वाज बोर्न इन फैमिली, देखो यहाँ लिखा हुआ है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इज द 15th करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द्रौपदी मुर्मू वाज बोर्न टू ए संताली फैमिली ऑन 20 जून 1958, कौन सा हो जाएगा सर, संताली। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वाज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज 15th प्रेसिडेंट ऑफ, शी वाज द गवर्नर ऑफ हिज स्टेट, शी हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ झारखंड। She was tribal woman president and the woman president, यहाँ देखो कुछ लिखा हुआ है, she is the second women president, क्योंकि फर्स्ट women president तो कौन थी आपकी अपनी जो प्रतिभा पाटिल थी, और एंड फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट तो देखो यहाँ पर तो ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट तो कौन सी है, फर्स्ट, यहाँ तो कौन सा आएगा फर्स्ट, इसमें तो आएगा फर्स्ट, एंड विमेन प्रेसिडेंट कौन सा सर, सेकंड, तो कौन सा आएगा सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। एंटोनिम ऑफ करंट, यहाँ करंट भी हो सकता है या प्रेजेंट भी हो सकता है, देखो करंट या प्रेजेंट, यहाँ लिखा हो ना करंट, करंट का मींस कि वर्तमान या प्रेजेंट, जिसे क्या कहते हैं सर आप प्रेजेंट, और प्रेजेंट का ऑपोजिट आपको सबको पता है क्या होता है सर, पास्ट, प्रेजेंट का ऑपोजिट क्या होता है, पास्ट होता है। एंटोनिम पूछा ना ऑपोजिट। इन विच ईयर गुलजारी लाल नंदा अवार्डेड भारत रत्न, ये शायद गुलजारी लाल नंदा के ऊपर है, यहाँ देखो गुलजारी लाल नंदा, ठीक है, स्पेशली स्पेशलाइज्ड लेबर इश्यूज, ही वाज the interim prime minister of India for 2 times of 13 days tenures following the deaths of Jawaharlal Nehru in 1964 and Lal Bahadur Shastri in 1966 respectively. He was awarded the Bharat Ratna, India's highest civilian award in 1997, कौन सा हो गया सर यहाँ से 1997। Antonym of interim,
इंटरिम का देखो, इंटरिम का वैसे मीनिंग क्या होता है कि जो अल्पकाल के लिए, कुछ समय के लिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ ना कि वो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बने थे, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर थे जब पहली बार तो 2 टाइम्स 13 डेज के लिए। एक तो जवाहरलाल नेहरू की जब डेथ हो गई थी 1964 में, एक लाल बहादुर शास्त्री की जब डेथ हो गई थी 1966 में। इंटरिम मतलब कुछ समय के लिए, अल्पकालिक। तो एक तो इंटरिम होता है, और एक कौन सा होता है जो परमानेंट होता है। एक तो कौन सा होता है इंटरिम, और एक कौन हो जाएगा सर परमानेंट। इंटरिम का मींस क्या होगा कि जो अल्पकाल के लिए, कुछ समय के लिए है ना, टेम्परेरी है। इसका आप कह सकते हो कि सर जो इंटरिम है वो कौन है, टेम्परेरी है। ये तो इसका सिनोनियम हो गया। इंटरिम का तो कौन हो गया, सिनोनियम। शॉर्ट टर्म भी सिनोनियम है, इंटरनल पार्ट ये कुछ होता नहीं है। तो परमानेंट कौन सा हो जाएगा सर, परमानेंट। जो एक तो इंटरिम है, एक कौन सा हो जाएगा, परमानेंट। सुन ले, इंटरिम का ऑपोजिट कौन सा होगा सर यहाँ से, परमानेंट। फॉर विच मूवमेंट वाज गुलजारी लाल नंदा इम्प्रीजेंट। इम्प्रीजेंट का मतलब होता है जेल जाना। इम्प्रीजेंट का मतलब क्या होता है, मींस क्या होता है सर, जेल जाना। कौन से मूवमेंट के लिए गए थे देखो, in 1921 he joined the Indian non-cooperation movement against the British Raj. He was imprisoned for satyagrah in 1932 and again for 1942 and 44. तो imprisoned for सत्याग्रह, तो किसके लिए वो जेल गए थे सर, सत्याग्रह के लिए उनको जेल में लेके जाया गया था। इन विच ईयर गुलजारी लाल नंदा डाइड। यहाँ पर गुलजारी लाल नंदा कौन से कब उनका डेथ हुआ था, यहाँ लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है। गुलजारी लाल नंदा, ये रहा देखो, ये लिखा हुआ है गुलजार नंदा 4 जुलाई 1898 टू 15 जनवरी 1998। तो कब तक हुआ सर, 1998 तक। तो उनका डेथ कब हुआ सर, 1998। ऑप्शन नंबर सी। ही वाज फॉर इंटरिम 13 डेज 2 टाइम्स। क्या थे, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और नन ऑफ दिस। देखो यहाँ लिखा हुआ है ही वाज 13 डेज प्राइम मिनिस्टर, ही वाज 2 टाइम्स इंटरिम प्राइम मिनिस्टर। कौन से क्या बने थे सर, वो प्राइम मिनिस्टर, यानी कि 2 बार वो क्या बने थे, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर। तो दैट इज प्राइम मिनिस्टर उनको बनाया गया था अल्पकाल के लिए। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का जन्म परिवार में हुआ था। कौन से परिवार में हुआ था सर, द्रौपदी मुर्मू का जन्म संताली परिवार में हुआ था, संताली परिवार। द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति थी या है, तो 15वीं है। वह किस राज्य की राज्यपाल थी, उन्होंने झारखंड की 9वीं राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। तो नई दिल्ली नहीं है, सॉरी, यहाँ पर कौन सा जाएगा, झारखंड। वह आदिवासी महिला और राष्ट्रपति, और महिला राष्ट्रपति। तो पहले तो आदिवासी, यहाँ पर कौन सी, पहले तो आदिवासी, और दूसरी यहाँ पर क्या है, महिला राष्ट्रपति। तो पहली और दूसरी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। वर्तमान का विलोम शब्द है, वर्तमान का कौन सा होगा, जो अतीत जो बीत गया है, अतीत जो बीत गया है। गुलजार लाल नंदा को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था, उन्हें 1997 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1997 से। अंतरिम का विलोम शब्द देखो यहाँ पर लिखा है ना, अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया था। अंतरिम का अस्थायी, अल्पकालिक, वैकल्पिक और इस बीच, तो उनका कौन सा हो जाएगा सर, वैकल्पिक। अल्पकालिक का ऑपोजिट कौन सा हो जाता है, जो वैकल्पिक है। मुझे लगता है अल्पकालिक का, अंतरिम का कौन सा हो जाएगा, जो वैकल्पिक है। और जो हमेशा के लिए, यहाँ पर मेरे को लगता है कि स्थायी ज्यादा अच्छा रहेगा ना, स्थायी। अस्थायी अंतरिम का हो जाएगा सर या तो वैकल्पिक, जो हमेशा के लिए हो, और स्थायी यहाँ से क्या हो जाएगा सर, स्थायी ज्यादा सही रहेगा। गुलजार लाल नंदा को किस आंदोलन के लिए जेल में डाला गया था, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। वह ब्रिटिश राज के हो गया, उन्होंने 1932 में और फिर 1942 से 44 तक सत्याग्रह के लिए जेल में रखा गया था। किसके लिए रखा गया था, सत्याग्रह के लिए। मृत्यु किस वर्ष हुई थी, तो मृत्यु की अगर बात करें तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है 4 जुलाई 1898 से लेकर 15 जनवरी 1998 तक उनका जीवन था। तो 1998 वह 2 बार अंतरिम 13 दिनों के लिए क्या बने थे सर, प्रधानमंत्री बने थे। क्या बने थे, प्रधानमंत्री, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। और इस तरह से हमने टोटल 80 क्वेश्चंस वाला जो पेपर था हमारा कंप्लीट कर लिया है। आप सभी अपना आंसर की चेक कर लीजिएगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, और अपना मार्क्स जरूर हमें बताइएगा। ओके, थैंक यू। आप अपने जो भी आपके हैं कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा आपका कितना स्कोर रहा है, और इसके बाद में बाकी और पेपर पर डिस्कस करते हैं। थैंक यू।